दोस्तों जीवन एक मिशन की तरह होना चाहिए। आप जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए ही केवल आप काम करें। सर्दी गर्मी बरसात मौसम तबीयत किसी की परवाह नहीं करनी है तब तक जब तक कि आप मंजिल को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। आपकी परीक्षा बहुत ही निकट है, हालांकि सर्दियां बढ़ गई हैं, लेकिन यही तो आपकी परीक्षा है कि कितना डेडिकेट होकर आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सफल तो वही होगा जो 100% मेहनत करेगा और अपना 100% देगा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो कोई भी काम चोरी नहीं चलेगी। बिल्कुल आप नहाइए मत, खाना कम खाइए, लेकिन अपनी पढ़ाई आप पूरा कीजिए। आपका यह सामान्य अध्ययन का टेस्ट पेपर नंबर 40 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सारे प्रश्न PYQs हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सामने हैं। कुछ प्रश्न आपको सरल लग सकते हैं लेकिन सरल है नहीं। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? बताइए दोस्तों। यहाँ पर आंसर बहुत ही सरल है, मुझे लग रहा है कि आप बिल्कुल इसका आंसर दे पाएंगे। ग्रीन हाउस गैस, पाइप्ड प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस या फिर ऑक्सीजन। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर आप पहुँच चुके होंगे और ये है आपका ग्रीन हाउस गैस, जिसे आप कहते हैं, क्या कहते हैं आप? GHG। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस। देखो दोस्तों, यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैसें जिम्मेदार होती हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो ग्रीन हाउस गैस में आती है कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की एक परत पृथ्वी की सतह से आने वाले अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लेती है। ये अवशोषित हुई विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म करती है और इसके परिणाम स्वरूप ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि ग्लोबल वार्मिंग पैदा होती है। दोस्तों बात करें तो हमारा जो वायुमंडल है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की 60% मात्रा, यानी कि अगर देखा जाए जो कुल ग्लोबल वार्मिंग होती है इसमें 60% योगदान केवल कार्बन डाइऑक्साइड करती है। मेथेन करती है 20%, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का 14% और नाइट्रस ऑक्साइड का होता है मात्र 6%। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अधिक जिम्मेदार जो गैस है वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निमोनिया मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? जी हाँ, फेफड़े। तो ये है निमोनिया में जो आपका फेफड़ा होता है यानी कि लंग्स, वो बुरी तरह से क्या होता है, तरल पदार्थ या मवाद से भर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सांस लेने में तकलीफ और ऑक्सीजन की कमी होती है। यह एक या दोनों फेफड़ों में हो सकता है और बैक्टीरिया वायरस या फंगस के कारण होता है। तो निमोनिया में क्या प्रभावित होता है? आपका लंग्स यानी कि फेफड़ा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कौन सा वनस्पति से बना हुआ रेशा नहीं है, यानी कि जो नेचुरल आपका रेशा है वो नहीं है, प्राकृतिक रेशा नहीं है। कॉटन तो होता है, आप जानते हैं, जूट भी है, और इसमें क्या है, फ्लैक्स और नायलॉन में। अब यहाँ पर कंफ्यूज आप हो जाएंगे, तो सही आंसर होगा दोस्तों आपका विकल्प B यानी कि नायलॉन। दोस्तों फ्लैक्स का मतलब अलसी से होता है, अब आप समझ गए होंगे। तो नायलॉन जो है ये मैन मेड होता है, आर्टिफिशियल होता है, तो विकल्प B आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना। आपका जो अगला क्वेश्चन है उस पर चलेंगे, लेकिन फ्रेंड्स आपको बता दें एक गुड न्यूज़ है आप सभी लोगों के लिए। और गुड न्यूज़ ये है कि सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी हों। लेकिन फ्रेंड्स मैंने कहा था कि मेहनत आप लोग करते रहिए और इस मेहनत में हम आपके साथ हैं। देखो फ्रेंड्स, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत सारे लोग उसमें पेड ग्रुप में नहीं होंगे। पेड ग्रुप से सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये मिलता है कि जो भी क्लासेज आपकी होती हैं, अगर इनका रिवीजन आप नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है, आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाती है। आपको लगता है कि आपने पढ़ा तो बहुत कुछ था लेकिन एग्ज़ाम में याद नहीं आ रहा है। तो फिर इसका सरल सा सलूशन क्या होता है, आप हर क्वेश्चन का नोट बनाने बैठेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। तो इसका वन स्टॉप सलूशन है कि आप ग्रुप से जुड़ जाएं और इस ग्रुप में आपको जितने भी लेक्चर होते हैं सबकी डिटेल PDF दे दी जाती है, जिससे आपका रिवीजन बेहतर तरीके से हो जाता है। देखो फ्रेंड्स, एग्जैक्टली इसकी जो फीस है वो 399 है, लेकिन फिलहाल हैप्पी न्यू ऑफर के अंतर्गत ये ग्रुप आपको मिलेगा ओनली 199 में। अधिक जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो पेड ग्रुप ज्वाइन करने का यह सबसे अच्छा अवसर है आपके पास। अगला क्वेश्चन है, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों जो तारों का रंग है ये उसके तापमान पर निर्भर करता है। विकल्प A आपका करेक्ट होगा। अब तापमान पर कैसे? तो देखो फ्रेंड्स, क्या होता है कि तारों का रंग मुख्य रूप से तापमान पर निर्भर करता है। बहुत गर्म तारे या तो नीले दिखाई देंगे या फिर सफ़ेद, जबकि जो ठंडे तारे हैं वो लाल दिखाई देंगे या फिर नारंगी।
क्योंकि तापमान प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को प्रभावित करता है जिससे वे उत्सर्जित होते हैं, जबकि पृथ्वी से दूरी और वायु प्रदूषण तारे की चमक को प्रभावित करते हैं। वो आपको धुंधला दिखेगा लेकिन रंग नहीं बदलेगा, ठीक है ना। तो तारों का रंग मुख्य रूप से उनके तापमान पर, टेम्परेचर पर निर्भर करता है, तो याद रखिएगा इसको। आपका अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति यानी कि प्लांट सेल वॉल निम्नलिखित में से किससे बनती है, बताइए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, जी हाँ, विकल्प ए सेल्यूलोज। सेल्यूलोज के बारे में दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बनिक पदार्थ ये आपका सेल्यूलोज ही है, ठीक है ना। सेल्यूलोज एक जटिल कार्बोहाइड्रेट यानी कि पॉलीसेकेराइड है जो पौधों की कोशिका भित्ति का प्राथमिक संरचनात्मक घटक है, ठीक है ना। इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की है। अब करंट पर आ जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये गलत तो नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट इतनी बार मैं पढ़ा चुका हूँ कि आपको ये गलत नहीं करना है। G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की है। जर्मनी, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, रूस। अपने मन में इसका उत्तर आप गेस कर चुके होंगे। अगर आपने गेस किया है विकल्प सी तो आपका आंसर 100% करेक्ट है। आप बिल्कुल सही आप तरीके से तैयारी कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वर्ष 2025 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका ने की है और दक्षिण अफ्रीका का जो जोहान्सबर्ग शहर है वहीं पर इसका आयोजन किया गया था 22-23 नवंबर को। और सबसे बड़ी बात कि इस बार G20 जो समिट हुआ है इसकी मुख्य विशेषता ये है कि यह दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ, साउथ अफ्रीका में, और यह अफ्रीकी महाद्वीप पर पहला G20 था, ठीक है ना। इसकी थीम भी है एकजुटता, समानता और स्थिरता। भारत की ओर से इसमें प्रतिनिधित्व किया गया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ। तो दोस्तों आसियान शिखर सम्मेलन ये अलग होता है, आसियान भारत शिखर सम्मेलन ये अलग होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं तो आसियान भारत शिखर सम्मेलन जस्ट आसियान शिखर सम्मेलन के बाद ही हुआ था। तो यहाँ पर जो 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन है, देखो शिखर सम्मेलनों पर एक कंप्लीट वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, उसको एक बार एटलीस्ट देख लीजिएगा। एग्जाम में आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को वहाँ से मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसी में सारे वीडियोज़ दिए गए हैं। तो दोस्तों 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित हुआ। तो इंडोनेशिया में नहीं, थाईलैंड में भी नहीं, वियतनाम में भी नहीं, और ये हो गया आपका फिलीपींस। तो सही आंसर इसका क्या होगा। इसका दोस्तों सही आंसर है मलेशिया, जो कि यहाँ पर विकल्प में है ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर सारे ऑप्शन गलत हैं, लेकिन सही आंसर इसका होगा मलेशिया। तो मलेशिया के कुआलालंपुर में इसका आयोजन किया गया था। ध्यान दीजिएगा, जो 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन हुआ है ये कहाँ पर हुआ है, तो मलेशिया में हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मलेशिया के कुआलालंपुर में अक्टूबर 2025 में आयोजन किया गया, जहाँ भारत और आसियान ने अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया। और 2026 को, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ, मलेशिया के कुआलालंपुर में। और 2026 यह आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व की पहली परमाणु संचालित क्रूज मिसाइल जिसका नाम है ब्यूरे वेस्तनिक, तो ये दुनिया की पहली है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व की पहली परमाणु संचालित, यह परमाणु से चलती है, ठीक है। तो क्रूज मिसाइल है जिसका नाम है ब्यूरे वेस्तनिक। इसका सफल परीक्षण किया गया था किसके द्वारा, तो रूस के द्वारा। विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। तो दोस्तों विश्व की पहली परमाणु संचालित क्रूज मिसाइल ब्यूरे वेस्तनिक का परीक्षण किसने किया है, रूस ने किया है, जिसके सफल परीक्षण की घोषणा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अक्टूबर 2025 में की है। यह मिसाइल अपनी असीमित रेंज यानी कि इनफाइनाइट रेंज और परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता के लिए जानी जाती है। रूस ने कहा है कि यह अनस्टॉपेबल है, इसे रोक नहीं सकता कोई, ठीक है। अगला है, हाल ही में सूर्यकांत शर्मा को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, वो भारत के किस क्रम के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 53वें क्रम के, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। दोस्तों जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं और इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है 24 नवंबर 2025 को, ठीक है। न्यायाधीश के रूप में अपनी पदोन्नति से पहले
वो एक वरिष्ठ अधिवक्ता थे और उन्होंने हरियाणा के महाधिवक्ता के रूप में काम भी किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 2028 की विश्व जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा। तो देखो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 2028 में जो विश्व जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप होगी, इसकी मेजबानी करेगा हमारा देश यानी कि भारत। तो विकल्प सी आपका करेक्ट है। यहाँ पर विकल्प ए दिया गया है, ये सी सही होगा। भारत 2027 में शूटिंग विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। ये घोषणा 10 जुलाई 2025 को नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI ने की है। यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF के द्वारा लिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है कि 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या थी। देखो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि 23 अगस्त 2023 को हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन था, ये पहला देश बना था भारत जो कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचा था। तो इसी उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया था और इसके लिए जो पहली वर्षगांठ थी वो 2024 में मनाई गई थी। अब प्रश्न ये है कि दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 में 23 अगस्त की थीम क्या है। तो फ्रेंड्स, ये थीम है आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। ठीक है, तो विकल्प ए आपका इसमें करेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम क्या है। तो देखो फ्रेंड्स, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना था वो तो आंध्र प्रदेश था। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो देखो फ्रेंड्स, 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषी लोगों के लिए मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके आंध्र प्रदेश बनाया गया था और यह भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला स्टेट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक नाम है पोट्टी श्री रामुलु। ये इन्होंने आमरण अनशन किया था जिसके बाद ये स्टेट गठित हुआ था। तो इनकी एक मूर्ति भी लगाई गई है, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, मैंने आप लोगों को कई बार बताया, पुनः बताता हूँ कि 3 तारीखें आप बिल्कुल रट लीजिए, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। ठीक है, तो ये 3 तारीखें इंपॉर्टेंट क्यों हैं। 22 मार्च को मनाते हैं विश्व जल दिवस के रूप में। ठीक है, 22 अप्रैल को मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में और 22 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता के रूप में। अब यहाँ पर इसको आप कैसे याद करेंगे, जल कहाँ पर बरसेगा, पृथ्वी पर, और फिर क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी होगी। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे। तो ये तारीख है आपकी 22 मई, विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। इसकी थीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थीम इसकी क्या है 2025 में, तो प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, यानी कि हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, और देखो फ्रेंड्स, ये सारी PDF आपको पेड ग्रुप में भेजी जाती है ताकि आपका रिवीजन अच्छे से चलता रहे। तो बिल्कुल चिंता मत करिए, पेड ग्रुप में भी ये PDF जल्दी रहेगी। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको बिल्कुल पता है, ये है आपका माजुली द्वीप, यानी कि विकल्प डी आपका करेक्ट है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये माजुली द्वीप की तस्वीर है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ये माजुली द्वीप है दोस्तों, जो भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा इसे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप घोषित किया गया है। माजुली आइलैंड ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। इसे दक्षिण और उत्तर में खेरकुटिया कुटी और सुभानसिरी नदी द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है, तो ये मिलेगा दोस्तों आपको स्विट्जरलैंड में। विकल्प ए आपका करेक्ट है। ठीक है, अब आप ये बताइए कि वर्तमान समय में जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी है इसके अध्यक्ष कौन है, क्या आप जानते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अगर आप जानते हैं तो गेस करिए। देखो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC का मुख्यालय मिलेगा आपको लुज़ेन शहर में, जो कि स्विट्जरलैंड में है, जो जिनेवा झील के किनारे पर है। और यह शहर ओलंपिक आंदोलन का एक केंद्रीय केंद्र भी है और इसकी स्थापना 1894 में पियरे डी कुबर्टिन के द्वारा की गई थी। अब मैंने आपसे पूछा था कि IOC के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों 10वीं अध्यक्ष बनी हैं क्रिस्टी कोवेंट्री। ये जिम्बाब्वे से हैं और इस पद पर चुनी जाने वाली क्योंकि पहली महिला है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन है पावर्स ऑफ द माइंड नामक किताब किसने लिखा है। तो ऑप्शन में स्वामी विवेकानंद हैं, गुलजार हैं, महात्मा गांधी हैं
और रविन्द्रनाथ हैं। सही आंसर होगा इसका जी हाँ विकल्प ए, पावर्स ऑफ द माइंड बुक ये लिखी गई है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। बताइए कि नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है। बताइए, नौटंकी जो दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य, विकल्प सी। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों बात करें तो ये जो नौटंकी है यह एक प्रसिद्ध लोक नृत्य और लोकनाट्य है, यानी कि फोक थिएटर शैली है जिसमें गायन, नृत्य और अभिनय का मिश्रण होता है। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों में याद रखिएगा रासलीला, चरकुला, नौटंकी, मयूर नृत्य, धोबिया, कर्मा, राई, पाई डंडा और नटवरी आदि प्रमुख हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो दोस्तों शिवाजी के समकालीन संत कौन थे, तो सही नाम है इसमें तुकाराम, विकल्प सी आपका करेक्ट है। संत तुकाराम महान मराठा राजा शिवाजी के समकालीन थे। शिवाजी दो संतों से प्रभावित थे, संत तुकाराम से और अपने धार्मिक गुरु समर्थ रामदास से। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर में क्या लिखेंगे आप, वारेन हेस्टिंग्स, रिपन, क्लाइव, लिटन। सही आंसर है विकल्प ए, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल दोस्तों बने थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, और ये 1773 में जो आया था रेगुलेटिंग एक्ट यानी कि नियामक अधिनियम, इसी के तहत इस पद पर नियुक्त हुए थे और 1773 से लेकर 1785 तक रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या होगा। पहले कौन है, बाद में कौन है। तो एक तरीके से इतिहास अगर आप पढ़ते हैं ना तो यही फ़ायदा होता है कि आपको याद रहता है। ठीक है, तो शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। अच्छा, आप मुझे बस ये बताओ कि सबसे पहले कौन आएगा और सबसे बाद में कौन आएगा, गेस कर पा रहे हो क्या। सबसे छोटा कौन था इसमें, सबसे छोटा आएगा इसमें अकबर, अकबर आएगा लास्ट में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कई सारे विकल्प हैं तो गेस नहीं कर सकते आप। अकबर से थोड़ा सा पहले कौन आ रहा है, तो शेरशाह सूरी। ठीक है ना, तो एक दो वाला विकल्प यहाँ पर भी दिया गया है। अब यहाँ पर दो विकल्प आपके गए, अब इसमें से कौन सा सही है। दोस्तों सबसे पहले कौन आया अब ये देखेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले आएगा आपका इल्तुतमिश, उसके बाद आएगा अलाउद्दीन खिलजी, फिर आएगा शेरशाह सूरी, फिर आएगा अकबर। तो विकल्प ए आपका करेक्ट है। अब इनकी टाइम लाइन देख लेते हैं ताकि आपको याद रहे। जैसा कि आप जानते हैं इल्तुतमिश गुलाम वंश का था, कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से इसकी शादी हुई थी। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ये आता है 1211 से लेकर 1236 तक। नेक्स्ट है आपका खिलजी वंश जो कि 1296 में और 1316 के बीच में है। शेरशाह सूरी दोस्तों हैं 1940 से लेकर 45 साल, मात्र 5 साल, लेकिन बहुत ही यादगार पीरियड रहा इसका। और फिर आता है अकबर, 1560 से लेकर 1605 तक का समय रहा था किसका, अकबर का। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे 1560 से लेकर 1605 तक। तो ये आपका क्रम बनेगा, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी और अकबर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर AD 78 में शक संवत की शुरुआत हुई थी, ये जोड़ा आपका करेक्ट है। बता रहे हैं कि AD 1709 में यानी कि 1709 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। दोस्तों ये गलत है, औरंगजेब की डेथ हुई थी 1707 में, तो यानी कि ये गलत है, तो यही हमारा आंसर भी होगा। कलिंग युद्ध जैसा कि आप जानते हैं अशोक का जो 13वां शिलालेख है उसमें वर्णित है कि BC 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, तो ये भी आपका करेक्ट है। मुस्लिम युग की शुरुआत मानी जाती है AD 622 यानी कि 622 ईस्वी से। ठीक है ना, तो ये भी सही है, मतलब उत्तर है आपका विकल्प बी, ये आप याद रखेंगे। अगला है निम्न का मिलान करें। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज, इनके संस्थापक कौन थे। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं ब्रह्म समाज के संस्थापक माने जाएंगे राजा राम मोहन राय। ठीक है ना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी किसके द्वारा, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा, ये भी आप जानते हैं। इसके बाद है आर्य समाज, संस्थापक माने जाएंगे दयानंद सरस्वती, यानी कि 2 विकल्प आएगा। सत्यशोधक समाज के संस्थापक हैं ज्योतिराव फुले, यानी कि 5। तो 3, 1, 2, 5 वाला जो विकल्प है ये आपका करेक्ट रहेगा। तो फिलहाल यहाँ पर विकल्प है नहीं, कोई बात नहीं, ये हमने सही मैच करवा लिया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। बताइए कि वसंत विषुव कब होता है। देखो फ्रेंड्स, साल में कितने विषुव होते हैं, कौन कौन बताएगा। तो साल में होते हैं 2 विषुव। एक तो आपका मार्च में होता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स, और एक आपका और होता है जो कि सितंबर में होता है। सितंबर में क्या होता है, विंटर इक्विनॉक्स। ठीक है ना, तो वसंत विषुव
ये होता है अक्सर 20 या 21 मार्च को, और ये है आपका विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो देखो, यह एक खगोलीय घटना है जो उत्तरी गोलार्ध में 20 या 21 मार्च को होती है, जिसे कहते हैं आप स्प्रिंग इक्विनॉक्स, जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है। भूमध्य रेखा आप समझ पा रहे होंगे, ये पृथ्वी है, ये इक्वेटर है यानी भूमध्य रेखा, ठीक इसके ऊपर जब रहता है सूर्य, तो उसी दिन ये होता है। इससे क्या होता है, दिन और रात की अवधि हो जाती है बिल्कुल बराबर, और बसंत ऋतु की होती है शुरुआत। जबकि जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पर क्या होगा, ये शरद ऋतु का पहला दिन होता है, तो इसीलिए इसे कहते हैं मार्च विषु या वसंत विषु। तो इसी के साथ आप ध्यान रखिएगा कि साल में 2 बार ऐसा समय आता है जब सूर्य जो होता है वो भूमध्य रेखा के बिल्कुल ऊपर होता है। तो जो मार्च में होता है उसे कहते हैं वसंत विषु, और एक होता है शरद विषु 22-23 सितंबर को, और यहीं से शरद ऋतु की शुरुआत मानी जाती है जब सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए जानी जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो खेतड़ी है, यहाँ से क्या निकालते थे, तांबा। ये तो सिंधुकालीन सभ्यता जो थी वहाँ पर भी इसका उदाहरण मिलता है, तो विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। फिलहाल खेतड़ी में जो प्रोजेक्ट इसमें चल रहा है उस पर काम कर रहा है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यानी कि SCL। भारत की सबसे पुरानी तांबा खदानों में से एक इसे माना जाता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद पर प्रस्ताव किसे दिया गया। दोस्तों, बिल्कुल इसका आंसर आपको पता होगा। ये घटना है 1939 की त्रिपुरी अधिवेशन, और विकल्प डी आपका करेक्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, पूरी कहानी आपको पता है, बार बार नहीं बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। तो देखो फ्रेंड्स, जो हिमालयी नदी तंत्र है उसके अंतर्गत 3 तंत्र आते हैं। कौन कौन से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कौन सी नदियाँ ऐसी हैं जो कि हिमालयी नदी तंत्र के अंतर्गत हैं। तो एक तो आपकी गंगा है, दूसरी आपकी ब्रह्मपुत्र है। तो 2 और 3 जो कि विकल्प ए में है, तो यही आपका आंसर है। अब देखो, जो हिमालयी नदी तंत्र है इसके अंतर्गत 3 प्रमुख नदियां हैं, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। जबकि दोस्तों बात करें अगर हम गोदावरी और कावेरी के बारे में, तो गोदावरी और कावेरी ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं जो पश्चिमी घाट से निकलती हैं, न कि हिमालय से। ठीक है ना। आपका अगला क्वेश्चन है, बैंक दर का अर्थ बताइए। बैंक दर क्या होती है। अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, ये तो गलत है। साहूकारों द्वारा, कोई मतलब ही नहीं। बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, कोई मतलब नहीं। सही आंसर बी। तो देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है ना। आपका अगला क्वेश्चन है, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है, बताओ। 100 रुपये का नोट दोस्तों यहाँ पर होते हैं RBI के गवर्नर के द्वारा हस्ताक्षर होता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नगद कोषानुपात जिसे आप कहते हैं CRR को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा। तो गेस करिए क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, ये बढ़ जाएगी। थोड़ा मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है ना। देखो क्या होता है, जब भारतीय रिजर्व बैंक नगद कोषानुपात CRR को घटाता है तो वाणिज्यिक बैंकों के पास ऋण देने के लिए अधिक धन उपलब्ध होता है। इसको और समझाते हैं। जैसे कि CRR वह नगदी का प्रतिशत है। CRR का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, तो यह नगदी का वह प्रतिशत है जिसे बैंकों को अपने कुल जमा का एक अनिवार्य रिजर्व के रूप में RBI के पास रखना होता है। तो क्या होगा, इस अनुपात में कमी का मतलब कि बैंकों को RBI के पास कम राशि जमा करनी होगी। तो क्या होगा कि उनके पास पैसा बचेगा और वे उस अतिरिक्त धन का उपयोग ग्राहकों को ऋण देने के लिए कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होगा कि अर्थव्यवस्था में ऋण या साख का निर्माण बढ़ जाता है। यह कदम आमतौर पर मंदी के दौरान अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाने के लिए उठाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। समवर्ती सूची में है या फिर राज्य सूची में है या फिर संघ सूची में है। दोस्तों ध्यान देना कि जन स्वास्थ्य और स्वच्छता ये मिलेगा आपको राज्य सूची में। तो विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है ना। तो भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य और स्वच्छता दैट इज पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन ये स्टेट लिस्ट में आता है, जिसका अर्थ है कि इस विषय पर कानून बनाने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी। ठीक है। अब आपके लिए एक टेस्ट MCQ है। अब आप बताएंगे कमेंट करके कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था
किसके अंतर्गत रखी गई है? मौलिक कर्तव्य, मूल अधिकार, राजनीति के निदेशक तत्व। तो फटाफट दोस्तों कमेंट करिए और पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए और इस ऑफर का लाभ जरूर उठाइए। धन्यवाद आपका। प्लीज डू लाइक एंड शेयर।